अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम तारिक महमूद है। मैं वेब डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा कि वो किस तरह से काम करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम लोग मुख्तलिफ डाटा सेट्स के ऊपर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो किस तरह से काम करते हैं। मशीन लर्निंग जो है बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समहाउ हमने अपने पर्पस के लिए मशीन को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो हमारे बिहाफ के ऊपर काम करे। अब वो जो ट्रेन करवाना है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कि कौन से फाइन एल्गोरिथम की मदद से उसको ट्रेन करवा रहे हैं ताकि वो बाद में आपके बिहाफ के ऊपर काम कर सके। मशीन लर्निंग बिल्कुल उसी तरह से ही काम करती है जैसे हम लोग एक बच्चे को बचपन में ही छोटी उम्र में ही छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। बिल्कुल मशीन लर्निंग के अंदर भी हम लोग मशीन्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के मतलब सिखाते हैं, देन उन्हीं से रेलिवेंट हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मशीन लर्निंग का बेसिकली कंसेप्ट तो स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर से ही हो गया था कि जो डेफिनेशन थी वाज लाइक के डेवलप इंटेलिजेंट मशीन जो कि हमारे बिहाफ के ऊपर, ह्यूमंस के बिहाफ के ऊपर काम कर सकेंगी। बट टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से वहाँ से इंटेलिजेंट मशीन का लफ्ज़ ख़त्म हो गया, तो सिर्फ मशीन रह गई। और उन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो आज हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं वो डेवलप कर ली गई डिफरेंट आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन करके। सो प्रीवियस एक या दो डेकेड से लेके अब तक जो है डिफरेंट मेथडोलॉजीज ऑप्ट की जा रही हैं ताकि मशीन्स को इंटेलिजेंट बना के हमारे बिहाफ के ऊपर इंटेलिजेंट वे के अंदर यूज़ किया जा सके। उसी तरह से जैसे ह्यूमंस इंटेलिजेंटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर्स भी उसी तरह से उन प्रॉब्लम्स को टैकल करें। सो जब हम लोग मशीन्स को उसी तरह से ट्रेन करना चाहते हैं जिस तरह से हम लोग ह्यूमन बॉडी को ट्रेन करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एट एवरी स्टेप ऑफ हिज और हर एज। सो उसी तरह से हम लोग मशीन्स को भी ट्रेन करना चाहते हैं, तो देन हमें उन मेथड्स को ऑप्ट करना पड़ेगा जो हम ह्यूमंस के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना डेवलप किए गए हैं। सो सम हो इन साइंटिफिक एरा हम लोग कोशिश करते हैं कि डिफरेंट फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, देन ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग उस फिनोमेना को मैथ की मदद से मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये फिनोमेना जो है ना वो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है, ये स्टेप परफॉर्म हो रहा है, दूसरा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, तीसरा स्टेप परफॉर्म हो रहा है एंड सो ऑन। सो बाय यूजिंग दैट काइंड ऑफ मॉडलिंग हम लोग उस फिनोमेना को क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की मदद से डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो फिनोमेना है ना एक्चुअली इस तरह से परफॉर्म हो रहा है नेचर के अंदर। सिमिलरली अगर हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनैलिटीज़ को कंप्यूटर के अंदर या मशीन्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को लर्न करे और देन वो हमारे बिहाफ के ऊपर वैसी प्रॉब्लम्स के लिए यूटिलाइजेबल बन सके। सो हमें उन्हीं मेथड्स को जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर इम्प्लीमेंटेड है उन्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिनमें से हमारे पास वन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन के अंदर किस तरह से काम करते हैं। अगर हम लोग उसकी मॉडलिंग कर लें तो देन वो जो मॉडलिंग होगी, जब हम लोग कंप्यूटर को उस तरह से उस मॉडलिंग को यूज़ करते हुए ट्रेन करवाएंगे तो देन इसकी उसकी जो वर्किंग होगी वो जस्ट लाइक ह्यूमंस होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो आपके पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो किस तरह से काम करता है। सो अगर आप लोग कंसीडर करें कि यहाँ पे
अ, एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है वो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन ब्रेन के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे कंसीडर होता है। हम लोग डिफरेंट सेंसर्स के ज़रिए इनपुट को रिसीव करते हैं, और वो इनपुट उन सेंसर से होती हुई प्रोसेसिंग यूनिट्स न्यूरॉन्स तक जाती है। ये न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद आपकी जो आउटपुट है वो या तो परमानेंट स्टोरेज के अंदर चली जाती है, या फिर उस आउटपुट की बुनियाद के ऊपर जो ह्यूमन बॉडी के एक्चुएटर्स हैं वो काम करते हैं, और एक्चुएटर्स अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सेंसर से इनपुट आती है, उस इनपुट को ये न्यूरॉन प्रोसेस करते हैं, और इस न्यूरॉन की जो आउटपुट होती है वो परमानेंट स्टोरेज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन या फिर डिफरेंट एक्चुएटर्स तक जाती है, ताकि हम कोई इनपुट के क्रॉसपोंडिंग एक्शन परफॉर्म कर सकें। अगर हम लोग इस न्यूरॉन को मॉडल करना चाहते हैं, तो देन फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन है, एंड साइनाप्सिस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आगे फर्दर मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट्स के ज़रिए इनपुट रिसीव करता है। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग डेंड्राइट्स को क्या कह सकते हैं कि इनपुट्स हैं, और जो सेल बॉडी है उसको हम लोग सोमा का भी नाम कहते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अम, सोमा बेसिकली इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो उसकी आउटपुट होती है उसको फर्दर एक्सॉन के जरिए दूसरे न्यूरॉन्स की को ट्रांसमिट कर देता है, जो कि आपके एक्चुएटर से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आपकी परमानेंट स्टोरेज के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के जरिए के साथ कनेक्टेड होता है, वो एक यहाँ पे एक डेंस फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग साइनाप्स का नाम देते हैं। डेंसिटी ऑफ दैट साइनाप्स विल डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन बिटवीन दोज कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। अगर ये जो है ना कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली या स्ट्रॉन्गली शेयर कर सकते हैं, तो देन इस सिनैप्स को हम लोग कहते हैं कि ये डेंस मटेरियल होगा। और अगर सपोज किया उनके दरमियान कनेक्शन वीक होगा, तो देन इसको हम लोग जो है ना लेस जो डेंस के मटेरियल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास इस न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या है कि इनपुट रिसीव होती है थ्रू डेंड्राइट्स। सोमा इसके ऊपर जो है ना प्रोसेसिंग करता है, और जो साइनाप्स हैं वो बेसिकली लिंक्स हैं बिटवीन मोर देन वन न्यूरॉन्स। और जो एक सोमा की आउटपुट या न्यूक्लियस के जरिए जो आउटपुट जा रही होती है दूसरे न्यूरॉन्स को, वो जो आउटपुट होती है उसको हम लोग एक्सॉन का नाम देते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर को करंट कंप्यूटर को अपने ब्रेन के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें हम लोग इस चीज़ को समराइज कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर बेस है, यानी कि एट अ टाइम ये एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और हर प्रोसेस को ये क्वांटा ऑफ टाइम असाइन करता है। अकॉर्डिंगली हर एक प्रोसेसर को ये टाइम असाइन करता है। जबकि हमारा न्यूरॉन जो है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उनके दरमियान जो आपके पास कनेक्शंस हैं वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स की फॉर्म के अंदर हैं। सो अगर हम लोग प्रोसेसिंग स्पीड की बात की जाए, तो जो आपके पास कंप्यूटर है वो 10 लाख
प्लस ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो 100 ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। बट इन केस ऑफ कंप्यूटेशन पावर, जो कंप्यूटर है वो एक ऑपरेशन एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है, यानी कि एट अ टाइम एक या दो इनपुट को हैंडल कर सकता है। बट अवर ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। सो अगर हम लोग इस चीज़ को समराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सीरियल प्रोसेसिंग करता है और एट अ टाइम एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है बेस्ड अपॉन द क्वांटा ऑफ टाइम, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो पर सेकंड ऑपरेशन तो कम परफॉर्म करता है, लेकिन पैरेलली वो एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, और जिस टास्क के हम लोग अवेयर होते हैं उस ब्रेन के उस पोर्शन को हम लोग कॉन्शियस का नाम दे देते हैं, और जिससे हम लोग अवेयर नहीं हो रहे थे जो कि बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेसिंग चल रही होती है उसको हम लोग अनकॉन्शियस ब्रेन का नाम दे देते हैं। सो जो भी हम लोग ने डिस्कस किया कि डेंड्राइट्स आपके पास इनपुट हैं, सेल बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होती है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ लिंक यानी कि सिनेप्टिक कनेक्शंस के जरिए कनेक्टेड होता है, और जो एक न्यूरॉन की आउटपुट होती है वो दूसरे न्यूरॉन्स तक थ्रू एक्सॉन जा रही होती है। सो इसी फिनोमेना को अगर हम लोगों ने मैथमेटिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंसीडर करें कि ये आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जिसको हम लोग x1 x2 और x7 तक कह सकते हैं। ये जो इनपुट्स हैं थ्रू सेंसर्स और थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन्स इस न्यूरॉन तक पहुंचती है, तो उनके दरमियान सिनेप्टिक कनेक्शन होगा जिसको हम लोगों ने वेट स्ट्रेंथ यानी कि W1 के साथ, W2 के साथ, WN के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो ये न्यूरॉन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग जो इसकी आउटपुट होगी वो दूसरे न्यूरॉन्स को या एक्चुएटर्स को चली जाएगी ताकि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। सो अब हम लोग इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं कि वो न्यूरॉन के अंदर बेसिकली वो क्या काम करता है। सो न्यूरॉन के अंदर बेसिकली वो दो एक्शन परफॉर्म करता है, एक ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करता है और दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर बेसिकली वो क्या काम करता है, इनपुट को उसके क्रोस्पोंडिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करता है, प्लस सेकंड इनपुट को उसके क्रोस्पोंडिंग वेट के साथ, थर्ड इनपुट को उसके क्रोस्पोंडिंग वेट के साथ, फोर्थ इनपुट को उसके क्रोस्पोंडिंग वेट के साथ, एंड इस तरह से लास्ट इनपुट को जो है उसके क्रोस्पोंडिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो उसका इनपुट टाइम्स वेटेड सम होता है वो उसका ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग सम टाइम नेट का भी नाम दे देते हैं। देन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं कि सपोज अगर हमें डाटा सेट के अंदर आउटपुट के अंदर जो है वो 0 या 1 डाटा चाहिए, तो देन हम लोग मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो अपना ही डेरिवेटिव खुद की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसका सेल्फ डेरिवेटिव उसी की फॉर्म में लिखा जा सके। सो एक्टिवेशन फंक्शन का बेसिक टास्क ये होता है कि जो यहाँ से इनपुट टाइम्स वेटेड सम होता है उसकी उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी आउटपुट रिक्वायर्ड की फॉर्म में। मतलब अगर हमें 0 1 की फॉर्म में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन वैसा अप्लाई करेंगे। अगर हमें नंबर जो है आउटपुट जो है वो 0 और 1 के दरमियान चाहिए तो हम लोग जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन वैसा अप्लाई करेंगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। जैसा मैंने बोला कि मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका डेरिवेटिव हम लोग उसी की फॉर्म में लिख सकें। मसलन ये आपके पास स्टेप फंक्शन है, इसमें हम लोग एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। बेस्ड अपॉन दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर तो वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो देन उसको हम लोग 0 कह देते हैं, और अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हम लोग 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली साइन फंक्शन है, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसको 1 कह देंगे, वैल्यू 0 से छोटी है तो उसको -1 का नाम दे देंगे। सिमिलरली सिग्मॉइड फंक्शन है, ये आपको वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आंसर देगा। सो दीज आर द मैथमेटिक्स ऑफ स्टेप फंक्शन। अगर x की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू t से जो है वो बड़ी है तो देन वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सिमिलरली साइन फंक्शन 0 से बड़ा है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और सिग्मॉइड फंक्शन का जो आपके पास फार्मूला है 1/1 प्लस सीरीज पावर x की फॉर्म के अंदर है। सो जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं
तो इनपुट्स आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स आ जाएंगे, उसका हम लोग वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेट, और इस नेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रांसफर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, और आफ्टर अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोग फर्दर न्यूरॉन्स को भेजते हैं। सो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भी मैथमेटिक्स का फार्मूला जो है ना वो एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम लोग उसको उसका डेरिवेटिव लें तो जो आंसर है उसको हम लोग उसी की फॉर्म में ड्राइव कर सकें, तो दैट फार्मूला आर फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी यूज्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो अगर अब हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरॉन्स हैं वो सिंगल हैंडेडली काम बहुत रेयरली काम कर रहे होते हैं, दे यूजली वर्क इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। सो हम लोग इसकी वर्किंग को, इन न्यूरॉन्स की वर्किंग को एज ए नेटवर्क भी डिस्कस करेंगे। बट जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जिसको और उन न्यूरॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करेंगे। लेकिन उस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर हर न्यूरॉन जो है वो अकॉर्डिंगली वैसे ही काम कर रहा होगा जैसे अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। सो जब हम लोग नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होती है वो नंबर ऑफ इनपुट की बुनियाद के ऊपर डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे। सपोज अगर आपके पास डाटा सेट के अंदर 10 इनपुट्स हैं तो देन हमारे पास इनपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद जो होगी वो 10 होगी। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आउटपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम में 10 इनपुट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आउटपुट वेरिएबल है, तो देन आउटपुट लेयर के अंदर एक न्यूरॉन होगा। और अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं तो देन हम लोग अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद जो है ना वो आउटपुट लेयर के अंदर बढ़ा देते हैं। बट इन केस ऑफ हिडन लेयर वो यूजली जो है ना कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हिडन लेयर एक लेयर भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लेयर भी हो सकती है। दिस थिंग ओनली डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। जितनी अगर लीनियर होगी तो वो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क भी यूज, न्यूरॉन्स का नेटवर्क भी यूज हो सकता है। बट अगर आपके पास प्रॉब्लम जो है वो नॉन लीनियर होगी तो उसमें हमें एक हिडन लेयर भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ सकती है, एक से ज़्यादा भी करवानी पड़ सकती हैं। इनको हम लोग इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यूजली वी स्टार्ट विद वन हिडन लेयर जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद जो है ना वो इनपुट से हम लोग ज़्यादा रखते हैं। फिर हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। अगर ट्रेन नहीं होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब उसकी तादाद जो है इनपुट लेयर के न्यूरॉन से डबल हो जाती है तो देन हम लोग सेकेंड लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके अंदर फिर कीप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स करते जाते हैं। जब उसकी भी तादाद डबल हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग थर्ड लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ये वैसा हम लोग इस वजह से कर रहे होते हैं कि अगर हमारी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर है, मतलब इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशन है वो जो है ना वो नॉन लीनियर है, उसको डिफाइन करने में या ट्रेनिंग में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हो सकती हैं। एक आपके पास इनपुट लेयर होगी और एक ही आपके पास आउटपुट लेयर होगी। सो इनपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद नंबर ऑफ इनपुट डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और आउटपुट लेयर के अंदर भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद आउटपुट्स इन द डाटा के ऊपर बेस कर रही होगी। सो हम लोग इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम लोग सिंगल न्यूरॉन को और गेट के लिए डिस्कस करते हैं। सो सपोज करें कि ये आपके पास और गेट का टेबल है जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आपके पास उसकी आउटपुट है। अगर हम लोग फर्स्ट पैटर्न को कंसिडर करें, फिर फर्स्ट पैटर्न जिसके अंदर x1 और x2 की वैल्यू जो है वो 0 है और टारगेट की वैल्यू 0 है। सो इनिशियली हम लोग जो उनके वेट्स हैं दो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग W1 और W2 की वैल्यू जो है वो 0.1 और 0.2 रख लें। जो लर्निंग डेट है वो 0.1 रखा है। जितना लर्निंग डेट कम रखेंगे उतना जो है ना
आपके पास सोल्यूशन फाइंड होने के या प्रॉब्लम की ट्रेनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना स्टेप से ज़्यादा होगा उतने चांसेस कम होते जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे नेट कैलकुलेट करना है। तो दो आपके पास इनपुट्स है, कोरोस्पोंडिंग वेट्स के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x1 w1 के साथ, x2 w2 के साथ। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है, दोनों के कोरोस्पोंडिंग 0 आ गया। जबकि हम लोगों ने स्टेप फंक्शन यूज़ किया है। तो स्टेप फंक्शन के अंदर स्टेप फंक्शन के अंदर आपके पास अगर इनपुट दें तो अगर नेट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो देन वो आपको 1 रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज 0 करेगा। और थ्रेशोल्ड हम लोगों ने ज्यूम कर लिया है कि वो 0.5 के इक्वल है। सो एफ ऑफ नेट के अंदर जब नेट की वैल्यू 0 पास करेंगे तो 0 के करस्पॉन्डिंग वो आपको 0 ही देगा। सो वाई आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। सो टारगेट हमारे पास 0 था, 0 माइनस 0 करेंगे तो एरर आपके पास 0 आ गया। सो इसका मतलब है कि ये वाले जो वेट्स हैं W1 और W2 वो फर्स्ट पैटर्न के लिए ठीक है। सो नाउ वी विल चूज सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न के अंदर आपके पास x1 जो है वो 0 के इक्वल है, x2 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है, और टारगेट जो है यानी कि t जो है वो आपके पास भी 1 के इक्वल है। जो अभी तक प्रीवियस पैटर्न के अंदर हमारे पास वेट्स थे वो 0.1 और 0.2 थे, लर्निंग डेट अगेन 0.1 के। सो बेस्ड अपॉन दीज इनपुट्स हम लोग सेकंड पैटर्न के लिए नेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.2। और 0.2 को थ्रेशोल्ड फंक्शन यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। नाउ हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे। टारगेट हमें 1 चाहिए था और y हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो दिस टाइम हमारे पास एरर आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो वेट्स हैं वो फर्स्ट पैटर्न के लिए तो ठीक थे लेकिन सेकंड पैटर्न के लिए वो ओके नहीं है। सो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, वेट्स को अपडेट करेंगे। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अपडेटिंग द वेट्स है वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, जिसमें प्रीवियस वैल्यू वेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को एरर से और लर्निंग डेट से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करते हैं। तो जो आपके पास W1 की प्रीवियस वैल्यू है 0.1 है, x1 की जो वैल्यू है 0 है, एरर आपके पास 1 है और लर्निंग डेट 0.1 है। x1 0 होने की वजह से W1 तो चेंज नहीं होगा, बट W2 जो है x2 1 होने की वजह से चेंज होगा और W2 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। नाउ अब ये वाले जो प्रीवियस वेट्स थे 0.1 और 0.2 वो फर्स्ट पैटर्न के लिए तो ठीक थे लेकिन सेकंड पैटर्न के लिए ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दोबारा इसी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग उसको से नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर अप्लाई करेंगे जो डाटा टेबल के अंदर होगा। सो थर्ड पैटर्न के अंदर आपके पास इनपुट कुछ इस तरह से हो जाएंगी और जो सेकंड पैटर्न के टाइम अपडेटेड वेट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सेकंड पैटर्न के केस में आपके पास अपडेटेड वेट 0.1 और 0.3 थे। सो हम लोग पैटर्न 3 के अंदर 0.1 और 0.3 ही यूज करेंगे। सो अगेन हम लोग नेट कैलकुलेट करेंगे, नेट की वैल्यू 0.1 आ गई, वाई कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन फंक्शन, नेट की वैल्यू 0.1 के ऊपर वाई 0 आएगा तो एरर आपके पास 1 आ गई। सो अगेन हम लोग वेट्स को अपडेट करेंगे। सो दिस टाइम आपके पास W1 चेंज हो जाएगा 0.2 और W2 आपके पास वही रहेगा क्योंकि x2 की वैल्यू 0 है। सो दिस टाइम अगेन ये जो सेकंड पैटर्न के लिए नॉट होके आ गया। अब हम लोग फोर्थ पैटर्न के ऊपर ये अपडेटेड वेट्स यानी कि W1 की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 0.1 0.2 यूज करेंगे और W2 की वैल्यू 0.3 यूज करेंगे। सो फोर्थ पैटर्न के अंदर जब हम लोगों ने इसको अप्लाई किया तो नेट की वैल्यू जो है ना वो 0.2 आई और y आपके पास 1 आ गया अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन फंक्शन। सो टारगेट भी हमें 1 चाहिए था तो एरर हमारे पास 0 आ गई। सो एरर 0 आ गई तो वेट अपडेट करें या ना करें, जब ये एरर 0 मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास प्रीवियस वैल्यूज होंगी। सो यानी कि W1 और W2 आपके पास 0.2 और 0.3 रह गए। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो हमने चारों पैटर्न्स के ऊपर ये नेटवर्क चलाया है, ये एल्गोरिथम चलाया है, लेकिन आपके पास जो वेट्स हैं वो अभी तक पहले और चौथे पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन दरमियान वाले पैटर्न्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो हम लोगों ने थ्रू दिस प्रोसेस हम लोगों ने वो वेट्स डिफाइन करने की कोशिश करनी है जो इन चारों पैटर्न्स को क्या करें, सेटिस्फाई करें। सो अभी तक डाटा के अंदर 2 को सेटिस्फाई करिए, 2 को नहीं किया तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस पैटर्न से फर्स्ट पैटर्न के ऊपर मूव कर जाएंगे। सो पैटर्न 1 के ऊपर पैटर्न 4 टाइम्स जो 4 के वक्त वेट्स थे 0.2 और 0.3 उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। नेट कैलकुलेट किया 0 और इस केस में आपके पास अगेन एरर नहीं आई तो एरर 0 के इक्वल है। सो इस वजह से ये वाले वेट्स फर्स्ट पैटर्न के लिए अगेन ठीक हो गए। लेकिन अब अगेन दिस टाइम फिर से जब सेकंड पैटर्न के लिए यूज़ किया
तो वो वेट आपके पास एक्यूरेट नहीं थे, सो इस वजह से उसके लिए नॉट ओके। अगेन थर्ड पैटर्न के लिए भी वो वेट्स ठीक नहीं है, फोर्थ पैटर्न के लिए फिर अगेन वेट ठीक है। सो फिर हम लोग फर्स्ट पैटर्न के ऊपर आ जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस वी विल कीप परफॉर्मिंग अनलेस कि हमारे पास जो है ना वो वेट्स आ जाएं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने दिस टाइम पैटर्न 2 को अप्लाई किया तो जो है ना हमारे पास वेट्स जो हैं वो 0.4 0.6 पैटर्न 2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि 0.6 आ रहा है वो 1 के इक्वल है, तो एरर 0 आ गई, हमें टारगेट में 1 ही चाहिए था। तो इस तरह से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ठीक होते जाएंगे। सो थर्ड के ऊपर किया, फोर्थ के ऊपर किया, फिर उसके बाद अगेन फर्स्ट से ऑनवर्ड चलते गए, थर्ड सेकंड फिर ओके हो गया, फोर्थ थर्ड भी इस जो वेट्स आए हैं 0.5 और 0.6 उसके लिए ओके हो गया, फिफ्थ भी ओके हो गया। अब हम लोगों ने सबके लिए इसको चेक करना है। तो दिस टाइम जो हमारे पास वेट्स आए हैं W1 और W2, वो डाटा टेबल के जो इनपुट्स के तमाम पैटर्न्स हैं उनके लिए हमें एरर 0 दे रहा है। तो इसका मतलब है इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी। सो हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हुए अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से ये तमाम पैटर्न्स डाटा टेबल के अंदर इंक्रीज करते जाएंगे, उनकी एक्यूरेसी जो होगी वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। सो ये आपके पास बेसिक फिनोमिना है कि हम लोग एक न्यूरॉन को किसी प्रॉब्लम के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल एग्जांपल और गेट की दी है, जिसके अंदर डाटा टेबल के अंदर 2 इनपुट वेरिएबल थे और एक टारगेट आउटपुट थी। सो आप लोग अपने डाटा के अंदर इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स की तादाद देखें, उसी तरह उसी लिहाज से आप लोग वेट्स की वैल्यूज़ को डिफाइन कर लें, उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स को डिफाइन करें, और अगर एक टारगेट है तो अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन आप एक्टिवेशन फंक्शन भी अपनी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो स्टेप फंक्शन यूज़ किया है। सो उसके कुछ स्टेप्स भी आपके सामने परफॉर्म किए हैं। होपफुली आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।